हेलो फ्रेंड्स। आज देखिए हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक करना है हम लोग को, दैट इज़ रोलिंग। ठीक है, लास्ट क्लास में वी स्टडीड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, जहां हम लोग ने देखा था कि एनी जनरल मोशन जो रिजिड बॉडी का जनरल मोशन होता है उसके अंदर ट्रांसलेशन भी हो सकता है, उसके अंदर रोटेशन भी हो सकता है और दोनों एक साथ भी हो सकता है। ठीक है, सो ए जनरल मोशन रिजिड बॉडी कैन इन्वॉल्व बोथ ट्रांसलेशन एज वेल एज रोटेशन। तो आप उस जनरल मोशन को, जो रिजिड बॉडी का जनरल मोशन है इन्वॉल्विंग ट्रांसलेशन रोटेशन, कैन बी सीन एज प्योर ट्रांसलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड प्योर रोटेशन अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। देखिए, कोई भी रिजिड बॉडी का जनरल मोशन जो है, ये रिजिड बॉडी है, ये मान लो ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों एग्जीक्यूट कर रहा है, तो इसको आप देख सकते हैं एज प्योर ट्रांसलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है, प्लस प्योर रोटेशन अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। ठीक है, इट कैन बी सीन एज the general motion of rigid body can be seen as pure translation of center of mass and pure rotation about an axis passing through center of mass। ठीक है, तो इस अप्रोच को पूरे रिजिड बॉडी डायनेमिक्स हम लोग यूज करेंगे। जैसे आपको मान लो वेलोसिटी निकालना है इस पॉइंट पे, पॉइंट पी पे, आइए मान लो आर वेक्टर पोजीशन पे कोई पार्टिकल यहाँ पॉइंट है, इस पॉइंट का वेलोसिटी निकालना है आपको। ठीक है, ये पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट का वेलोसिटी निकालना है जब बॉडी ट्रांसलेशन रोटेशन दोनों एग्जीक्यूट कर रहा है। तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे आप, पहले इस पॉइंट का वेलोसिटी निकालेंगे जब वो बॉडी, सपोज को ये बॉडी प्योरली ट्रांसलेट कर रहा है। जब प्योरली ट्रांसलेट करेगा तो सारे पॉइंट का वेलोसिटी VCM के बराबर हो जाएगा। तो अगर इस पॉइंट का वेलोसिटी इन जनरल निकालना है तो आप पहले निकालिए इस पॉइंट का वेलोसिटी जब वो बॉडी प्योर ट्रांसलेशन में है, और फिर उसका वेलोसिटी निकालिए अज्यूमिंग कि बॉडी प्योर रोटेशन में। जब प्योर रोटेशन में होगा तो बॉडी सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट का वेलोसिटी इन जनरल जो होगा दैट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी व्हेन इट अंडरगोज प्योर ट्रांसलेशन सुपर इम्पोज्ड ऑन द वेलोसिटी व्हेन इट अंडरगोज प्योर रोटेशन। तो जनरल मोशन जो पॉइंट पी का होगा ये होगा। ठीक है, यही नहीं, यहां तो ये तो वेलोसिटी का बात हो गया। अगर आपको इस बॉडी का काइनेटिक एनर्जी निकालना है, अब यहाँ पे दो तरह का काइनेटिक एनर्जी है ना, के ऑफ ट्रांसलेशन एंड के ऑफ रोटेशन। आपको इस बॉडी का काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो पहले आप निकालिए के व्हेन बॉडी अंडरगोज प्योर ट्रांसलेशन। जब प्योर ट्रांसलेशन होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, इट विल बी हाफ, और जब प्योर रोटेशन होगा तो इस बॉडी का काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो इन जनरल बॉडी जब ट्रांसलेशन रोटेशन दोनों हो रहा है उसके अंदर, तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होगा ये हो जाएगा। सेम अप्रोच हम लोग एंगुलर मोमेंटम में भी आगे यूज करेंगे। रिजिड बॉडी इफ इट अंडरगोइंग ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, देन वी कैन फाइंड द एंगुलर मोमेंटम by finding angular momentum when it undergoes pure translation and angular momentum when it undergoes pure rotation। तो इसको सुपर इम्पोज करके हम लोग आगे चल के एंगुलर मोमेंटम ही निकालेंगे। ठीक है, तो इन जनरल कोई भी मोशन के बारे में इंफॉर्मेशन अगर निकालना है आपको तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ए जनरल मोशन रिजिड बॉडी कैन बी सीन एज सुपरपोजिशन ऑफ प्योर ट्रांसलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड प्योर रोटेशन अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। समझ में आ रहा है ये चीज आपको, क्लियर है? ठीक है, ओके। तो लास्ट क्लास में देखिए हम लोगों ने ये डायग्राम पे हम लोगों ने एंड किया था, ये हमने एक डिस्क लिया था, ठीक है, और अलग अलग पॉइंट का हम लोग वेलोसिटी निकाल रहे थे। जब वो ये डिस्क ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन दोनों कैरी आउट कर रहा है तो क्या वेलोसिटी होगा, तो हमने क्या निकाला था, जिस किसी पॉइंट का वेलोसिटी निकालना है तो उस पॉइंट का वेलोसिटी पहले निकाला था जब बॉडी प्योर ट्रांसलेशन हो रहा है, फिर उसी पॉइंट का वेलोसिटी निकाला व्हेन द बॉडी अंडरगोज प्योर रोटेशन, और उन दोनों वेलोसिटी को सुपर इम्पोज करके ये हम लोग का आ गया था। तो इन जनरल मैंने 6-7 पॉइंट लेके आपको बताने का कोशिश किया था कि कैसे हम लोग उस अप्रोच को यूज करते हैं कि ए जनरल मोशन ऑफ रिजिड बॉडी कैन बी सीन एज
superposition of pure translation of center mass and pure rotation about an axis passing through center of mass. ओके, ये ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको ये चीज? ठीक है ना ये? ओके, अब देखिए, अब इसमें एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज पॉइंट बी. पॉइंट बी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पॉइंट बी इज बेसिकली, अगर ये डिस्क मान लो, ये दूसरा कलर ले लिया जाए, अगर डिस्क मान लो किसी सरफेस पे मूव कर रहा है, तो ये पॉइंट बी जो होगा दैट विल बी बेसिकली पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. ये बेसिकली पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा. दिस विल बी द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा. तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे वेलोसिटी क्या आ रहा है? VCM माइनस ओमेगा. क्योंकि जब ये ट्रांसलेशन होगा तो वेलोसिटी VCM हो जाएगा, और जब प्योर रोटेशन होगा तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी, अगर ये रोटेशन का डायरेक्शन है तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी ओमेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा. तो नेट वेलोसिटी एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज गोइंग टू बी VCM माइनस ओमेगा. ओके, देखिए देखिए, व्हेन यू हैव ए बॉडी, मान लो डिस्क ले लेते हैं, सपोज को डिस्क ले लिया जाए, सपोज वी हैव डिस्क, और ये डिस्क इफ इट अंडरगोज ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, ये मान लो इस सरफेस पे मूव कर रहा है, इट्स मूविंग ऑन दिस सरफेस. अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो वेलोसिटी होगा एट दिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मान लो P इज द पॉइंट, सो VP इज गोइंग टू बी ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है. बॉडी सरफेस के साथ कांटेक्ट में होगा एट जस्ट वन पॉइंट, उसको लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं. एक सर्कुलर बॉडी है, ठीक है, वो सरफेस के साथ सिर्फ एक पॉइंट पे कांटेक्ट में रहेगा, ठीक है, और उसको बोलते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में जो वेलोसिटी रहेगा दैट विल बी इक्वल टू VCM minus omega. The velocity at the point of contact is velocity at the point of contact, VP is going to be VCM minus omega. It will be VCM minus omega. ये वेलोसिटी एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा. ठीक है, दिस इज द वेलोसिटी एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. अब ये देखो काफी इंपॉर्टेंट है वेलोसिटी एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्योंकि आज का पूरा डिस्कशन जो है वो इसी के अराउंड घूमता रहेगा, वेलोसिटी एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. अब एक चीज समझो, यहाँ पे 3 केसेस हो सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे 3 केसेस हो सकते हैं. तो पहला केस लिया जाए, if VCM is less than omega, उस केस में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विल स्लिप इन बैकवर्ड डायरेक्शन. अगर ये मान लो फॉरवर्ड डायरेक्शन लेते हैं तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा. तो VCM इस केस में VP क्या हो जाएगा? इट विल बी नेगेटिव, एंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट will slip in backward direction. In backward direction, जिसको हम लोग बैकवर्ड स्लिपिंग भी बोलते हैं, जिसको हम लोग बैकवर्ड स्लिपिंग भी बोलते हैं. We call it backward slipping. एग्जाम्पल, ऑफ कोर्स देखो मैकेनिक्स में ऐसे खाली लिख देने से बात नहीं बनेगा, जब तक कि हम लोग उसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से नहीं उसको कोरिलेट करेंगे. बैकवर्ड स्लिपिंग का एग्जांपल देखिए क्या होता है. व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ बैकवर्ड स्लिपिंग? जैसे आप लोग में से कई लोग गाड़ी ड्राइव करते होंगे,
4 व्हीलर या इवन 2 व्हीलर ड्राइव करते होंगे, ठीक है। कई लोग जो रिच होंगे वो 4 व्हीलर भी ड्राइव करते होंगे। तो 4 व्हीलर कैसे ड्राइव करते हो, मतलब हाउ डू यू स्टार्ट द व्हीकल, व्हीकल कैसे ड्राइव करते हो, हाउ डू यू व्हीकल कैसे स्टार्ट करते हो। इंजन में वो लॉक रहता है, स्विच, चाबी वाला स्विच होता है ना, इलेक्ट्रिकल स्विच ही होता है, चाबी लगाने से वो स्विच ऑन होता है, ठीक है। तो आप स्विच ऑन करते हो, ठीक है। गाड़ी में क्या है, गाड़ी में चक्का घुमाने का एक मैकेनिज्म है। ये जो अभी जो पेट्रोल और डीजल वाला व्हीकल होता है उसमें मतलब वो होता है क्या, पिस्टन और सिलेंडर वाला सिस्टम है, पिस्टन और सिलेंडर वाला सिस्टम है ना। ये सिलेंडर है, उसमें ऐसे पिस्टन है और ये पिस्टन टू एंड फ्रो मोशन करता है और यहाँ से हम लोग क्रैंक शाफ्ट, ये पिस्टन हो गया और ये एक क्रैंक शाफ्ट मैकेनिज्म से जुड़ा रहता है ना। और ये एक जो है हम लोग ऐसे फॉरवर्ड और बैकवर्ड होता है, तो ये जो है रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट कर देता है। क्रैंक शाफ्ट मैकेनिज्म से वो जो टू एंड फ्रो मोशन है सिलेंडर का, जो कि थर्मोडाइनमिक साइकिल पे बेस्ड है, ठीक है, क्लोज साइकिल पे, तो उसको टू एंड फ्रो मोशन सिलेंडर का जो है वो क्रैंक शाफ्ट मैकेनिज्म के जरिए एक व्हील है आपका, ऐसे ऐसे लगा हुआ है, एक शाफ्ट हो गया, एक क्रैंक हो गया, तो ये फॉरवर्ड बैकवर्ड मूव करके ये ऐसे रोटेटरी मोशन में, मतलब एक तो इंजन हो गया जो टू एंड फ्रो मोशन उसमें हो रहा है शाफ्ट का, और वो क्रैंक शाफ्ट मैकेनिज्म है जो टू एंड फ्रो मोशन को रोटेटरी, ट्रांसलेटरी मोशन को रोटेटरी मोशन में कन्वर्ट कर देता है। और जो बिजली से चलता है तो और सिंपल है, जो इलेक्ट्रिकल वाला है वो तो बहुत सिंपल है, वो तो सीधे मोटर है और मोटर को गियर मैकेनिज्म से हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। वो तो मोटर तो घूमने वाला सिस्टम ही है, ठीक है। जो पेट्रोल वाला डीजल वाला है उसमें तो फिर भी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, बट बिजली वाला तो बहुत ईजी है, हम भी बना सकते हैं उसको, ठीक है। हालांकि मार्केटिंग चाहिए, बिकेगा नहीं, लेकिन बना सकते हैं हम लोग कुछ भी, कोई भी मशीन। आई एम ऑल्सो मशीन मैन्युफैक्चरर, मतलब मैं मशीन डिज़ाइन करता हूँ, मशीन बनाता भी हूँ मैं, ठीक है। कभी फुर्सत में आपको हम बताएंगे क्या क्या हम लोग काम करते हैं। आई एम बेसिकली फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, ठीक है। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हो, गाड़ी के अंदर जो है वो एक क्या रोटेशन, व्हील घुमाने का एक सिस्टम है, व्हील घुमाने का सिस्टम है, ठीक है। तो आप गाड़ी जब ड्राइव करते हैं तो आप बेसिकली पहिया को घुमाते हैं, यू रोटेट द व्हील, यू रोटेट द व्हील। आपको बस गलतफहमी है कि आप गाड़ी चला रहे हो, आप चक्का घुमाते हैं। अब आप क्या घुमाते हैं, वो इंजन घुमाता है, आप कंट्रोल करते हो, बस जस्ट कंट्रोल इट, ठीक है। तभी लोग बहुत तेज चलाता है तो मुझे समझ में नहीं आता इतना तेज चला के खुश क्यों होता है। तुम थोड़ी चला रहे हो, आपको अगर तेज चलाना, साइकिल चलाइए तो आपकी काबिलियत है कि आप चलाए, आपका जो बॉडी का एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, देन इट्स योर, वो आपका काबिलियत है कि साइकिल कितना तेज चलाते हैं। गाड़ी में तो बस मतलब क्या है, वो तो आपका एनर्जी थोड़ी कन्वर्ट हो रहा है, यू आर नॉट लूजिंग एनीथिंग, यू आर रिस्किंग योर लाइफ, नथिंग एल्स, ठीक है। तो मतलब नीड नॉट बी हैप्पी, कोई अचीवमेंट नहीं है सच। हाँ, कंट्रोल का कह सकते हो कि कंट्रोल हम अच्छा कर लेते हैं, मतलब अच्छा हम कंट्रोलर हैं, ये कह सकते हो। ओके, एनीवे, ठीक है। तो लेट्स कम टू पॉइंट। हम लोग जब गाड़ी चलाते हैं तो हम लोग खाली चक्का को घुमाते हैं, हम लोग चक्का जो है वो घुमाते हैं, तो सिर्फ व्हील घुमाने से गाड़ी नहीं आगे बढ़ सकता है। अगर मान लो कि व्हील है, इसको हम एक सरफेस पे घुमा रहे हैं, और मान लो ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है, व्हील है, गाड़ी का पहिया है और ये सरफेस पे है, और सपोज करो फ्रिक्शनलेस सरफेस हो, फ्रिक्शनलेस सरफेस होगा तो गाड़ी का पहिया वहीं घूमता रहेगा, आप आगे नहीं बढ़ोगे, ठीक है। क्योंकि आगे बढ़ने के लिए ट्रांसलेटरी मोशन चाहिए, तो आप गाड़ी के अंदर बैठे बैठे ट्रांसलेटरी मोशन नहीं क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि आप उस मोशन को इनहेरिट करोगे। उसको क्रिएट करने के लिए बाहर से कोई फोर्स लगना चाहिए व्हीकल पे। व्हीकल के अंदर कोई एजेंसी चाहे कि हम बैठ के ट्रांसलेट कर दें व्हीकल को, तो नहीं कर सकता, वो सिर्फ रोटेशन काउज कर सकता है, इंजन के माध्यम से वो रोटेशन क्रिएट कर सकता है।
इस व्हील को ट्रांसलेट करने के लिए बाहरी किसी फोर्स का लगना जरूरी है। अगर मान लो फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो फ्रिक्शनलेस सरफेस पे यू हैव वेट एंड नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग, वेट अर्थ लगा रहा है, नॉर्मल रिएक्शन सरफेस लगा रहा है, बट वो वर्टिकल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लगेगा उस केस में। और ऐसे केस में अगर आप गाड़ी आपका फ्रिक्शनलेस सरफेस पे है, उस केस में द व्हील इज गोइंग टू रोटेट, आपका व्हीकल आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। उसके से एक ही जगह पे बस घूमता रहेगा व्हील, आप आगे नहीं। आपका हो सकता है स्पीडोमीटर जो है, जो स्पीडोमीटर है जो स्पीड सेंस का दिखाता है, वो स्पीडोमीटर में आपको दिखेगा कि स्पीड बहुत है, बहुत, क्योंकि वो रोटेशन को कैलकुलेट कर रहा है ना, रोटेशन को व्हील का रेडियस से गुना करके ओमेगा इंटू आर करके आपको दिखाता है मीटर पे। तो मीटर पे दिखेगा कि मतलब 100 किलोमीटर पर आप 120 किलोमीटर पर आवर से आप ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली आप ट्रांसलेट नहीं करेंगे अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस हो तो, ठीक है। बट यूजुअली हम लोग गाड़ी जब चलाते हैं तो रोड पे चलाते हैं, और रोड पे अच्छा खासा फ्रिक्शन होता है, और जानबूझ के ऐसा मतलब सिस्टम बनाया जाता है कि फ्रिक्शन व्हील और रोड के बीच में हाई रहे। तभी देखो व्हील का जो व्हील का जो बाहर जो सरफेस है वो रबर का बना होता है। नहीं, टायर लगाते हैं, टायर रबर का होता है, और रबर देखिए, रबर एक तरह से समझो कि वन ऑफ द हाईएस्ट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है रबर के अंदर। रबर तो यूज ही करते हैं जहां हम लोग को फ्रिक्शन की जरूरत पड़ता है। जैसे डाइनिंग टेबल हम जब लिए थे तो घर में 2014 नहीं 12 का बात है, 11-12 का, ठीक है, हाँ 11 या 10 में लिए होंगे पहली बार जब घर बसा रहे थे। तो उसमें देखिए हम लोग जो ग्लास टॉप होता था, तो लकड़ी का फ्रेम बनाता था, ग्लास का ऊपर से टॉप रहता था, तो लकड़ी और ग्लास के बीच में जो इंटरफेस होता था वहां रबर लगा देता था, ताकि जो जैसे ये ना ऐसे लकड़ी हो गया, इस पर ग्लास रख दिए, तो यहाँ पर रबर का एक गुटका टाइप का रहता था, ताकि ग्लास लकड़ी पर स्लिप न करे। तो रबर लगाने से रबर का बहुत हाई फ्रिक्शन है, रबर का फ्रिक्शन बहुत हाई है। देखो चप्पल जो पहनते हैं बाथरूम स्लीपर भी रबर का बना होता है, ताकि बाथरूम में आप में फिसले नहीं आप, तो रबर का हम लोग स्लीपर्स पहनते हैं। वो स्लीपर्स नहीं है, उसको नॉन स्लीपर बोलना चाहिए। वो चप्पल तो देखो स्लीपिंग को रोकता है ना भाई, मतलब वो रबर का बनाते हैं तो स्लीपिंग को प्रिवेंट करता है, तो उसका गलत नाम है, स्लीपर नहीं, वो नॉन स्लीपर है। इट प्रिवेंट यू फ्रॉम स्लीपिंग, ठीक है, इन द ऑन द वेट सरफेस, तो रबर का हम लोग बनाते हैं। और भी जगह देखो जहां जहां फ्रिक्शन हाई रखने का होता है वहां पे हम लोग रबर का यूज करते हैं। आप देखो आजकल सेल्फी वेल्फी बनाते हैं लोग तो, या फिर जो कार पे गूगल मैप देखने के लिए मोबाइल चिपका देता है, तो वो भी जो चिपकता है वो रबर का वैसे बना रहता है, हालांकि उसमें वैक्यूम का भी रोल है, ठीक है। एनीवे, तो रबर इज समथिंग विच इज हैविंग वेरी हाई अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन। हमको बात याद आ रहा है, जैसे हमारा कुछ हम जो IIT क्लियर किए थे 1998 में, मेरा 1710 रैंक था, तो मेरे साथ कुछ बच्चे लोग का जैसे वेटिंग लिस्ट में रहता था, नहीं क्लियर होता था, उसमें 3500 सीट था, तो उन लोग जाता था कहाँ, मेरीन इंजीनियरिंग में जाता था उन लोग। तो उन लोग बड़ा अच्छा अच्छा स्टोरी बताता है, मेरीन इंजीनियरिंग वाले लोग जो हैं आपका क्या समुद्र में बहुत दिनों तक रहते हैं, बहुत मतलब 5-5 महीना सेलिंग होता है, धीरे धीरे चलता है ना समुद्र में, तो शिप, और शिप भी सब पुराना पुराना होता है तो खराब होता रहता है। तो लोग बताता है कि जब हम लोग शिप पे खाते हैं, कई बार क्या कि हवा चलता है तो वहाँ 2-3 दिन तक हवा चलता रहता है, तो शिप ऐसे ऐसे डोलते रहता है, ऐसे ऐसे। तो लोग कहता है कि खाते खाते ना प्लेट स्लिप कर जाता है, ठीक है, प्लेट जो है खाए और स्लिप कर गया, शिप हिला तो स्लिप कर गया, तो लोग रबर रख देता है और रबर के ऊपर प्लेट रख देता है, रबर रख देगा, रबर के ऊपर प्लेट रख देगा ताकि स्लिप ना करे, प्लेट जो है स्लिप ना करे। तो देखिए वहां भी रबर का लोग यूज करता है, वहां भी रबर का यूज करता है। आज मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ये इसकी, मतलब जो सोते हैं लोग 2-3 दिन, जो हवा चलता है तो शिप ऐसे ऐसे होता है, तो सोएगा कैसे, तो उन लोग सोने का उन लोग का बेड ऐसा होता है, ठीक है, और इसमें मतलब स्फेयर की तरह उभराते रहता है रात में ऐसे, ठीक है। सही में मतलब अब पता नहीं बोलता तो है लोग, ठीक है, कि ऐसा ही बेड रहता है ऐसे इस टाइप का, और उसमें लोग उगड़ाते रहते हैं, गिरते नहीं है, ठीक है। एनीवे, तो रबर इज द पॉइंट इज कि रबर इज हैविंग वेरी हाई अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन, रबर के अंदर फ्रिक्शन बहुत हाई होता है। तो जो टायर बनता है वो भी रबर का बना होता है, टायर भी रबर का बना होता है। तो और जो रोड है, रोड भी हम लोग कोई टाइल से तो बनाते नहीं है, टाइल्स तो नहीं बिछाते ना, रोड भी देखो हम लोग पिच का बनाते हैं, पिच बड़ा स्टिकी मटीरियल है, उसका भी बहुत हाई अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन है।
तो रोड का भी जो मटेरियल है और जो टायर का मटेरियल है, दोनों का मटेरियल ऐसा है कि दोनों के बीच फ्रिक्शन बहुत हाई है। तो उससे क्या होता है, जैसे ही आप का इंजन स्टार्ट हुआ, आपने क्या किया, व्हील को ओमेगा दिया, व्हील को आपने ओमेगा दिया। उस ओमेगा की वजह से जो यहां पे वेलोसिटी जनरेट हुआ, वो क्या जनरेट हुआ, ओमेगा आर। उसकी वजह से वेलोसिटी जनरेट हुआ, वो ओमेगा आर जनरेट हो गया। ठीक है, और वीसीएम क्या है, 0 है, अभी ट्रांसलेशन तो स्टार्ट हुआ नहीं। तो जैसे ही ओमेगा आर चालू होगा, ये पॉइंट जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में स्लिप कर जाएगा। बैकवर्ड डायरेक्शन में ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्लिप कर जाएगा, बैकवर्ड स्लिपिंग होगा। जैसे ही बैकवर्ड डायरेक्शन में स्लिप करेगा, इस पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, इस पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा। जैसे ही ये स्लिप करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, इस पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, और ये फ्रिक्शन फोर्स काफी हाई रहेगा। ये फ्रिक्शन फोर्स, चूंकि टायर जो है वो रबर का बना हुआ है, रोड जो है पिच का बना हुआ है, ठीक है, तो फ्रिक्शन बहुत हाई है। तो जैसे ही आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे, एक ओमेगा आर क्रिएट होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, व्हील जो है बैकवर्ड स्लिपिंग होगा उसके अंदर। उसके बाद जब बैकवर्ड स्लिपिंग हो तो उसके बहुत एक हाई अमाउंट ऑफ डायनेमिक फ्रिक्शन लगेगा, हाई अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन लगेगा। ये फ्रिक्शन क्या करेगा, क्योंकि फ्रिक्शन बहुत हाई है, तो ये एक्सेलरेशन भी बहुत हाई कॉज करेगा आगे के डायरेक्शन में, और उससे क्या होगा, इसके अंदर एक वीसीएम जनरेट होगा। ठीक है, इसके अंदर एक वीसीएम जनरेट होगा। ठीक है, और चूंकि फ्रिक्शन बहुत हाई है, एसीएम बहुत हाई है, तो वीसीएम बहुत तेजी से बढ़ेगा, और तेजी से बढ़ के ओमेगा आर के बराबर हो जाएगा। तो वीसीएम जो है बहुत तेजी से ओमेगा आर के बराबर होगा, तो आपको स्लिपिंग आभास भी नहीं होगा, लगेगा कि जैसे कि जैसी ओमेगा आर दिए वैसे ही वीसीएम बन गया। क्योंकि वीसीएम इसलिए तुरंत बन गया क्योंकि फ्रिक्शन बहुत हाई है। वीसीएम इसलिए तुरंत बन गया कि फ्रिक्शन बहुत हाई है, तुरंत ही वीसीएम तक बढ़ा दिया उसको ना, मतलब फ्रिक्शन चूंकि हाई है तो हाई अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन काउज किया, उसकी वजह से वीसीएम हाई हो गया। कई बार देखोगे कि बहुत स्टार्ट करते ही बहुत हाई वेलोसिटी जब देते हो, देखो जब हम लोग क्या, हम तो नहीं करते, मतलब जो कार रेसिंग करता है तो लोग बहुत तेजी से वेलोसिटी देता है, तो उसको थोड़ा सा फील होगा, उसको थोड़ा सा बैकवर्ड स्लिपिंग फील होगा, क्योंकि बहुत तेजी से वेलोसिटी बढ़ाया है, तो बहुत तेजी से ओमेगा बढ़ाया है, वेलोसिटी तो बढ़ा ही नहीं सकता, वेलोसिटी तो फ्रिक्शन बढ़ाएगा, तो बहुत तेजी से ओमेगा बढ़ाता है, तो उस केस में फ्रिक्शन थोड़ा टाइम ले लेगा ना। फिर अगर टारगेट बहुत हाई है, मतलब ओमेगा आर तक हमको बढ़ाना है ना, फ्रिक्शन क्या कर रहा है, वीसीएम को 0 से ओमेगा आर तक बढ़ा रहा है, तो अगर ओमेगा आर बहुत हाई जनरेट कर दिया स्मॉल टाइम में, तो फ्रिक्शन को थोड़ा टाइम लग जाएगा, उस टाइम तक वो बैकवर्ड स्लिपिंग होगा, उस टाइम तक वो रोड पे ना घिसेगा, टायर ना घिसेगा। ठीक है, तो उसमें दिखेगा आपको, चिर ऐसे करेगा, आवाज करता है ना, देखो कार रेसिंग वाला में एकदम तेजी से बढ़ाता है, एकदम आवाज करता है। उन लोग का चक्का वगैरह भी बहुत चौड़ा होता है कि ताकि फ्रिक्शन बहुत हाई रहे, तो जल्दी से जल्दी मतलब वो बढ़ जाए, पिकअप बहुत हाई रहेगा। देखो महंगा महंगा जो बाइक होता है उसका भी चक्का बहुत मोटा होता है, मोटा चक्का से बहुत जल्दी वो पिकअप ले लेता है, फ्रिक्शन हाई रहता है तो सरफेस कॉन्टैक्ट सरफेस हाई रहेगा, तो उस केस में तुरंत ही वो हाई वेलोसिटी तक पहुंच जाता है, तो स्लिपिंग थोड़ा सा महसूस नहीं होता उस केस में। तो लेकिन बहुत तेजी से कर देंगे, ओमेगा बढ़ा देंगे, तो फिर भी थोड़ा टाइम, फाइनाइट टाइम लग जाएगा, तो उस केस में आपको महसूस होगा स्लिप कर रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये बैकवर्ड स्लिपिंग का केस है, ये बैकवर्ड स्लिपिंग का केस है। जैसी गाड़ी स्टार्ट करेंगे, ओमेगा आर क्रिएट हुआ बैकवर्ड डायरेक्शन में, वीसीएम 0 है शुरू में, ठीक है, फ्रिक्शन लगेगा आगे की तरफ, और फ्रिक्शन जो है वीसीएम को बढ़ा देगा, और बढ़ा के कहां तक ले जाएगा, ओमेगा आर तक ले जाएगा। तो जब तक वो ओमेगा आर तक ले जाएगा तब तक यहाँ पे एक बैकवर्ड स्लिपिंग होगा। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि मतलब मोटा चक्का है और ओमेगा आर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाए हैं आप, तो उस केस में फ्रिक्शन बहुत जल्दी ओमेगा रीच कर जाएगा, तो शायद आपको टाइम बहुत कम लगेगा, इतना कम लगेगा कि आपको महसूस होगा कि जैसे तुरंत ही हम लोग वीसीएम क्रिएट हो गया है, ऐसा महसूस होगा। लेकिन ओमेगा अगर बहुत तेज़ी से बढ़ा दिए हैं, ठीक है, स्मॉल टाइम में, तो उस केस में फ्रिक्शन को थोड़ा टाइम लग जाएगा बढ़ाने में, और उस केस में आपको फील होगा कि स्लिपिंग हो रहा है। तो ये केस है बैकवर्ड स्लिपिंग का, दिस इज द केस ऑफ बैकवर्ड स्लिपिंग, ये बैकवर्ड स्लिपिंग का केस है। ठीक है, तो गाड़ी जब स्टार्ट करते हैं तो व्हील अंडरगोज बैकवर्ड स्लिपिंग, व्हील अंडरगोज बैकवर्ड स्लिपिंग। ठीक, लेट्स कम टू सेकंड केस।
when VCM is more than omega r, then velocity at the point of contact will be, it will be greater than 0. उस केस में ये वेलोसिटी जो है Vp will be more than 0. उस केस में क्या होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है आपका, पीछे वाला ही कॉपी कर लेंगे, कॉपी नहीं होगा, चलो दूसरा बना लेते हैं। ओह, ये तो अगला टॉपिक है, डायग्राम बना लें। ठीक, तो यहां पे देखो इस केस में VCM इज मोर देन ओमेगा आर, तो उस केस में VP जो है नेट वेलोसिटी जो होगा VP, इट विल बी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, VP इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो अब क्या होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आगे की तरफ स्लिप करेगा, ये आपका फॉरवर्ड स्लिपिंग है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट will slip in forward डायरेक्शन, और ये केस हो जाएगा फॉरवर्ड स्लिपिंग का। दिस इज द केस ऑफ फॉरवर्ड स्लिपिंग, ठीक है, ये फॉरवर्ड स्लिपिंग का केस होगा। अगेन एग्जांपल, लेट्स सी द एग्जांपल, ठीक है। सो पिछले केस में हमने देखा कि बैकवर्ड स्लिपिंग, जो गाड़ी आप स्टार्ट करते हैं तो बैकवर्ड स्लिपिंग होता है, द व्हील अंडरगोज बैकवर्ड स्लिपिंग। अब देखो फॉरवर्ड स्लिपिंग देखते हैं। देखो जब गाड़ी चलता है, मतलब जो नॉर्मल मोशन है, जब आप एक्सीलरेट नहीं कर रहे हैं, स्मूथली जब ड्राइव करते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि VCM जो है ओमेगा आर के बराबर रहता है। ये हम लोग अगला केस देखेंगे। यूजुअली आप जब गाड़ी ड्राइव करते रहते हैं तो VCM इक्वल टू ओमेगा आर रहता है। आपका क्या हुआ, शुरू में आपने गाड़ी स्टार्ट किया, ओमेगा आर क्रिएट किया, फ्रिक्शन क्या करेगा, वेलोसिटी को इंक्रीज करके ओमेगा आर तक पहुंचा देगा, तो VCM इक्वल टू ओमेगा आर हो जाएगा, ठीक है, VCM इक्वल टू ओमेगा आर हो जाएगा। और इस तरह से आप ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, आप ड्राइव कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। अब मान लो आप ब्रेक लगाते हो, गाड़ी में आप ब्रेक लगाते हैं, यू पुल द ब्रेक। जब ब्रेक पुल करेंगे तो क्या घटता है आपका, क्या घटाते हो आप, VCM है, ओमेगा है। जब ब्रेक आप लगाते हैं तो ब्रेक का मैकेनिज्म क्या है, वो ब्रेक शू होता है, ब्रेक शू जो है पहिया का जो सरफेस है उस पर प्रेस करता है, ठीक है, प्रेस करता है तो क्या होता है, प्रेस करता है तो ओमेगा घटता है, ओमेगा घटता है, एक टॉर्क क्रिएट करता है ना, फ्रिक्शन की वजह से एक टॉर्क क्रिएट होता है, उस टॉर्क की वजह से ओमेगा कम हो जाता है। तो जैसे ही आप ब्रेक लगाते हैं यू रिड्यूस ओमेगा, यू रिड्यूस ओमेगा, और जैसे ही ओमेगा रिड्यूस करोगे आपका VCM तो आपने घटाया नहीं, ठीक है, VCM ना आप बढ़ा सकते हो अंदर बैठ के, ना घटा सकते हो, आप सिर्फ ओमेगा बढ़ा सकते हो और ओमेगा घटा सकते हो, ठीक है। आप जब गाड़ी स्टार्ट करते हो तो आप ओमेगा इंक्रीज किया, फ्रिक्शन क्या किया, VCM को ओमेगा तक जाके बढ़ा दिया, ठीक है। फिर अगर मान लो एक्सेलरेट किया, फिर आप जो ओमेगा है उससे और ओमेगा हाई कर दोगे, तो उसके साथ फिर थोड़ा सा बैकवर्ड स्लिपिंग होगा, फ्रिक्शन फिर उसको वापस से जो प्रीवियस ओमेगा था उससे हायर ओमेगा पे जाके सेट कर देगा। पास में ऐसे गाड़ी मान लो आप 40 किलोमीटर पर आवर पे राइड कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें VCM ओमेगा आर के बराबर है। अब एकदम से फिर से अगर बढ़ाते हो ओमेगा आर 40 से मान लो 70 कर दिए, तो वो क्या करेगा, फ्रिक्शन फिर बैकवर्ड स्लिपिंग होगा थोड़ी देर के लिए और स्मॉल टाइम के लिए, अब फिर वो फ्रिक्शन जो है और एक्सेलरेशन क्रिएट करेगा, एक्सेलरेशन करके वो 40 किलोमीटर पर आवर से 70 किलोमीटर पर आवर पर जाकर शिफ्ट कर देगा। पास में, तो इस फ्रिक्शन विच मैचेस VCM विथ ओमेगा आर, फ्रिक्शन जो है VCM को ओमेगा से मैच करवाते रहता है। जैसे जैसे आप एक्सेलरेट करते हो फ्रिक्शन एक्ट करता है मोमेंटरली और वो VCM को ओमेगा से मैच करवा देता है।
तो दैट वाज द केस ऑफ बैकवर्ड स्लिपिंग व्हेन यू एक्सेलरेट इंक्रीज द वेलोसिटी। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम लोग, ब्रेक पुल कर रहे हैं, वी आर डिक्रीजिंग ओमेगा। जो अंदर से हम लोगों ने ब्रेक पुल किया, ब्रेक से ओमेगा सडनली जो है कम हो गया। ओमेगा जैसे ही कम हो जाएगा मोमेंटरली वीसीएम जो है ओमेगा से एक्सीड कर जाएगा। ओमेगा जैसे रिड्यूस करेगा मोमेंटरली जो आपका वीसीएम है वो ओमेगा आर से इंक्रीज कर जाएगा। वीसीएम तो वही रह गया, ओमेगा आपने घटा दिया ब्रेक पुल करके। ठीक है, उस केस में क्या होगा, ये वीसीएम विल बिकम मोर देन ओमेगा, मतलब वीसीएम नहीं बढ़ा है, ओमेगा रिड्यूस कर गया। जैसे ही ओमेगा रिड्यूस किया, मतलब नॉर्मल मोशन चल रहा है व्हीकल का, तो वीसीएम इक्वल टू ओमेगा आर है। ठीक है, ओमेगा आर को वीसीएम को फ्रिक्शन ने बढ़ा के ओमेगा आर पे जाके मैच करवा दिया, तो वीसीएम ओमेगा आर के बराबर हो गया। ठीक है, अब जैसे ही ब्रेक पुल करेंगे वीसीएम जो ओमेगा आर है सडनली फॉल कर जाएगा। ओमेगा जैसे ही फॉल करेगा वीसीएम का वैल्यू ओमेगा से अधिक हो जाएगा, मतलब ओमेगा का वेलोसिटी वीसीएम से कम हो जाएगा। तो ऑफ कोर्स इन अदर वे अराउंड वी कैन से वीसीएम बिकम्स मोर देन ओमेगा। और उस केस में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इट विल अंडरगो ए फॉरवर्ड स्लिपिंग। और जैसे वो बाहर आगे की तरफ स्लिप करेगा वैसे ही यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, और वो लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन। स्लिपिंग अब फॉरवर्ड हो रहा है, स्लिपिंग आगे हो रहा है, फॉरवर्ड स्लिपिंग हो रहा है, तो जो फ्रिक्शन फोर्स है व्हील और रोड के बीच में वो क्या होगा, वो पीछे की डायरेक्शन में लगेगा। और ये फ्रिक्शन क्या करेगा, ये व्हील को पीछे की डायरेक्शन में एक्सीलरेट करेगा, और उसकी वजह से क्या होगा, वीसीएम फॉल कर जाएगा। और कहां तक फॉल करके जाएगा, वो फिर से ओमेगा के बराबर हो जाएगा। जो ओमेगा आपने रिड्यूस किया, जो करंट वैल्यू है उसके बराबर कर देगा। ठीक है, तो कहने का मतलब जब आप ब्रेक पुल करते हैं, जब ओमेगा रिड्यूस करते हैं, तो फ्रिक्शन क्या कर रहा है, वीसीएम को कम करके ओमेगा पे जाके ले आ रहा है। और जब आप वेलोसिटी ओमेगा बढ़ाते हैं तब फ्रिक्शन आगे की तरफ एक्ट करता है, वीसीएम को बढ़ा के ओमेगा के बराबर कर दे रहा है। बात समझ में आ रहा है आपको? मतलब जब आप वेलोसिटी बढ़ा रहे हो तो बैकवर्ड स्लिपिंग हो रहा है, और जब वेलोसिटी आप घटा रहे हो तो फॉरवर्ड स्लिपिंग हो रहा है। ठीक है, जैसे ही आपने ओमेगा रिड्यूस किया वीसीएम बिकम्स मोर देन ओमेगा आर, तो वेलोसिटी एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लाइज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। उसी समय एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, और ये फ्रिक्शन फोर्स वीसीएम को फॉल करवा देगा। और कहां तक फॉल करवाएगा, जब तक ये ओमेगा के बराबर ना हो जाए। जैसे ओमेगा के बराबर हो गए फ्रिक्शन फोर्स वैनिश कर जाएगा। ये तो डायनेमिक फ्रिक्शन है ना, ये तो तभी लगता है जब रिलेटिव मोशन होता है। तो जैसे ही ओमेगा वेलोसिटी वीसीएम घटते घटते ओमेगा के बराबर होगा उसके वैनिश कर जाएगा, उसका लगेगा ही नहीं है। ठीक है, समझ ना? तो ये केस हो जाता है आपका फॉरवर्ड स्लिपिंग का। फॉरवर्ड स्लिपिंग का ये केस है, समझ में आ रहा है आपको? दिस इज द केस ऑफ फॉरवर्ड स्लिपिंग। ठीक है, दिस इज द केस ऑफ फॉरवर्ड स्लिपिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड बैकवर्ड स्लिपिंग, फॉरवर्ड स्लिपिंग। गाड़ी का अच्छा एग्जाम्पल है व्हीकल का। ठीक है, व्हीकल का एक नाइस एग्जाम्पल है फॉरवर्ड स्लिपिंग और बैकवर्ड स्लिपिंग का। ठीक है, ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, दैट इज द केस ऑफ केस 3। केस 3, VCM is equal to ओमेगा। VCM is equal to ओमेगा। उस केस में वेलोसिटी ऑफ, और you can say velocity at point of contact, velocity at the point of contact VP is VCM and that is 0. Velocity at the point of contact is 0. ठीक है, अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो देखो बदलता रहता है ना, जब व्हील घूम रहा है तो व्हील का हर पॉइंट एक ना एक दिन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनेगा। जैसे आपका ये मान लो व्हील है, ठीक है, और ये सपोज करो सरफेस है।
ठीक, अब देखो अब व्हील का देखो हर पॉइंट कभी ना कभी तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनेगा ना। अब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है P, कुछ देर बाद P1 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन जाएगा, कुछ देर बाद P2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन जाएगा, कुछ देर बाद P3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन जाएगा, P4 बन जाएगा, P5 बन जाएगा एंड सो ऑन। मतलब व्हील का हर पॉइंट का मतलब डेस्टिनी है कि एक न एक समय में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनेगा। व्हील का हर पॉइंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनेगा और जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनेगा वो उस मोमेंट के लिए मतलब एक इंस्टेंट के लिए, हर पॉइंट एक इंस्टेंट के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन रहा है। एक सिंगल इंस्टेंट के लिए पॉइंट, एक फुल रोटेशन अगर कंसीडर करें हम लोग व्हील का, तो उसके फुल रोटेशन, तो उस केस में हर पॉइंट एक सिंगल इंस्टेंट के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनेगा और जिस इंस्टेंट पे वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनेगा उस इंस्टेंट पे उसका वेलोसिटी जीरो होगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, the point of contact is at instantaneous rest. The word instantaneous you must understand. मतलब व्हील का हर पॉइंट एक न एक वक्त पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनेगा और जिस इंस्टेंट पे वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनेगा उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वो रेस्ट पे आ जाएगा। मतलब जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनेगा एक इंस्टेंट के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनेगा और उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वो रेस्ट पे रहेगा। उसके बाद वो मोशन में रहेगा, उसके पहले वो मोशन में रहेगा, लेकिन जिस इंस्टेंट पे वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनेगा उस इंस्टेंट पे वो रेस्ट पे रहेगा। उसका वेलोसिटी और जो है जीरो होगा विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस के रिस्पेक्ट में वो पॉइंट रेस्ट पे रहेगा, वो पॉइंट रेस्ट पे रहेगा। इसको लोग बोलते हैं द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज एट इंस्टेंटेनियस रेस्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे होता है और इस मोशन को हम लोग बोलते हैं रोलिंग। इसको हम लोग रोलिंग बोलते हैं, इसको हम लोग रोलिंग बोलेंगे। रोलिंग, रोल कर रहा है। पॉइंट ऑफ रोलिंग के केस में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे होता है। मतलब हर व्हील का हर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनता है एक इंस्टेंट के लिए। एक रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, अगले रिवॉल्यूशन फिर वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनेगा, बट एक रिवॉल्यूशन में व्हील का हर पॉइंट एक इंस्टेंट के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनता है और उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वो रेस्ट पे होता है, वो रेस्ट पे होता है। समझ में आ रहा है आपको ये चीज? लेट्स टेक एन एग्जांपल। इसका भी एग्जांपल लेते हैं। देखिए इस चीज को कई तरीके से समझाया जा सकता है, इस तरीके को कई तरीके से समझाया जा सकता है। जैसे आप देखो कभी गांव में हम लोग कच्चा रोड पे साइकिल चलाते थे, ठीक है। यहाँ तो दिल्ली में पक्का रोड है। व्हेन आई वाज इन बिहार उस समय मतलब 80s, आई वाज इन बिहार इन 80s एंड सम पार्ट ऑफ 90s आल्सो, ठीक है। उसमें झारखंड बिहार में ही पाया जाता था, मतलब अब तो अलग कर दिया लोगों ने। तो रोड जो है, कुछ रोड्स पक्के होते थे और गांव के रोड तो प्राय कच्चे ही होते थे। अब तो रोड अच्छा बन गया है हर जगह, ठीक है। लेकिन अभी भी मतलब एक दो रोड ही, एक आध रोड, मेन रोड जो होता है पक्का होता है, बाकी गली कूचा तो कच्चा ही होता है। तो साइकिल जैसे चलाएंगे आप, कभी साइकिल आप चलाएंगे तो आप देखेंगे पूरा साइकिल का ना पहिया का छाप जो है रोड पे आ जाता है। पूरा पहिया का जो छाप है वो रोड पे आ जाता है, ठीक है। मतलब पहिया पर डिजाइन बना होता है ना, डिजाइन बना होता है दो पर्पज से। देखिए डिजाइन बना रहता है, फ्रिक्शन थोड़ा हाई करने के लिए होता है और थोड़ा सा उसको ब्यूटिफिकेशन भी है, अच्छा लगता है। हर कंपनी अपना अपना डिजाइन पहिया पे बनवाता है, तो पहिया पे डिजाइन रहेगा आपका, ठीक है। तो फ्रिक्शन भी हाई करना है, कॉन्टैक्ट सरफेस भी बढ़ाना है, तो उसकी वजह से भी होता होगा, ठीक है। रबर का सरफेस होता है पहिया। तो आप देखोगे पहिया का पूरा डिजाइन जो है वो रोड पे आ जाता है। अगर आप पहिया स्पेशलिस्ट हैं तो डिजाइन देख के बता भी सकते हैं कौन सा कंपनी का पहिया लगा था, कौन सा कंपनी का साइकिल में टायर था, ठीक है। मोटरसाइकिल जो है मतलब हम लोग समय बहुत रेयर कमोडिटी होता था, तो मोटरसाइकिल का भी जैसे दिख जाता था कि यहाँ से मोटरसाइकिल गुजरा है, ठीक है, या यहाँ से साइकिल निकला है। मतलब फॉरेंसिक टाइप का आपका दिमाग है
तो आप बता सकते हो कि यहाँ से साइकिल गुजरा है, ठीक है। तो अब देखो एक चीज समझो, पहिया का हर पॉइंट एक इंस्टेंट के लिए सरफेस के कांटेक्ट में आता है। अगर एक रिवॉल्यूशन की बात करें, जब भी हम एक इंस्टेंट बोल रहे हैं, एक रिवॉल्यूशन के अंदर एक इंस्टेंट, अगले रिवॉल्यूशन फिर एक इंस्टेंट के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनेगा। तो ये मतलब आप समझ रहे, मतलब आई शुड नॉट बी फैक्चुअली रॉन्ग, ठीक है, मतलब एक्सपीरियंस टीचर का ही पहचान है। तो एक रिवॉल्यूशन में पहिया का हर पार्टिकल जो है, हर पॉइंट जो है, एक इंस्टेंट के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनेगा, और जब वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहेगा तो वो रेस्ट पे रहेगा। अब इसको हमको थोड़ा एक्सप्लेन करना कि कैसे रहता है। इसमें आप मूव भी कर रहा है, फिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोल रहा है, रेस्ट पे रहता है। तो ये चीज़ थोड़ा सा स्टार्टिंग में समझ में आना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। हम लोग तो पढ़ा रहे हैं इतने साल से, तो वी अंडरस्टैंड इट, लेकिन नया नया जो फिजिक्स पढ़ रहा है, नया नया रोलिंग पढ़ रहा है, उसको समझने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसलिए एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। तो देखो एक चीज़ समझो, पहिया अपना प्रिंट कब छोड़ जाएगा? जैसे अलग अलग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन रहा है अलग अलग इंस्टेंट पे, तो कोई भी सरफेस का डिजाइन दूसरे सरफेस पे कब उतरता है? मतलब व्हील पे एक डिजाइन बना हुआ है, ठीक है, व्हील पे एक डिजाइन बना हुआ है, और वो डिजाइन सरफेस पे कब छपेगा? ये तब होगा जब वो पॉइंट जब कांटेक्ट में आया होगा तो उस सरफेस के रेस्पेक्ट में वो रेस्ट पे रहा होगा। जैसे आप मोहर मारते हो, कागज है ये, स्टैंप मार रहे हैं, ठीक है, तो स्टैंप पे मान लो कोई डिजाइन है, ट्रैजेक्टरी एजुकेशन लिखा हुआ है, हम लोग ऐसे स्टैंप मारते हैं, तो कभी भी देखोगे स्टैंप जो है ना, ऐसे मारोगे आप, ऐसे नहीं मारोगे। स्टैंप कभी देखो कि ऐसे मार रहे हो, नहीं, वो स्टैंप पे एक डिजाइन है, और वो डिजाइन कागज पे तभी आएगा जब वो कांटेक्ट के समय वो रेस्ट पे रहा होगा। मतलब मोहर का जो स्टैंप है, स्टैंप का जो सरफेस पेज के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे रहेगा, तभी वो उसका डिजाइन कागज पे आएगा। हल्का सा भी अगर मोहर मारते समय वो हिल गया या स्लिप कर गया तो नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीज तो बहुत क्लियर है कि जो स्टैंप का डिजाइन दूसरे सरफेस पे तभी आएगा जब स्टैंप और जो कागज है वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे रहा होगा। इन जनरल ये ट्रू है हर जगह के लिए कि कोई भी सरफेस दूसरे सरफेस पे अपना डिजाइन, अपना इम्प्रिंट तभी छोड़ेगा जब वो कांटेक्ट के समय एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे रहा होगा। पहिया में भी वही चीज है, अलग अलग पॉइंट जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन रहा है, तो जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बना होगा तो वहां पर का डिजाइन रोड पे तभी आएगा जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेस्ट पे रहा होगा उस इंस्टेंट पे जब वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बना है, ठीक है। इवन आप देखोगे कई बार जैसे गाड़ी स्लिप कर जाता है, पहिया स्लिप कर जाता है, वेट सरफेस स्लिप कर गया, तो स्लिपिंग के समय देखो रोड पे ना डिजाइन गायब रहेगा। मान लो यहां से लेके यहां तक स्लिप किया है, तो आप देखोगे कि उस ड्यूरेशन में आपका डिजाइन गायब रहेगा। तो उस केस में कहते हैं यहां से देखो, यहां से यहां स्लिप किया हुआ। इवन आप जब चलते हो तो वेट सरफेस पे तो आपका पैर का छाप छूट जाता है सरफेस पे, और कहीं मान लो स्लिप कर गए एक पर्टिकुलर रीजन में, तो वहां पे पैर का जो छाप है वो नहीं दिखेगा आपको, वो दिख जाएगा, मतलब आदमी देख के बता देगा कि यहाँ पे स्लिप किया। स्लिपिंग के समय वो डिजाइन आएगा ही नहीं पैर का, ठीक है। मतलब डिजाइन तभी आता है जब वो दोनों सरफेस एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे हो, व्हेन दे केम इन कांटेक्ट, ठीक है। तो आप देखो पहिया में भी, आप देखो साइकिल में चलाते हैं तो वो जब रोलिंग के केस में आप देखोगे हमेशा ही डिजाइन छोड़ता हुआ जाएगा। इन नॉर्मल मोशन एक रोलिंग मोशन ही होता है। यूजुअली आप देखो फ्रिक्शन जहां भी बैकवर्ड स्लिपिंग या फॉरवर्ड स्लिपिंग होगा, फ्रिक्शन तुरंत एक्ट करेगा, वीसीएम को मैच करवा देगा ओमेगा तक। तो नॉर्मल मोशन जो है यूजुअल रोलिंग मोशन है। तो रोलिंग मोशन जब होगा तो आप देखोगे हमेशा वो प्रिंट छोड़ते जाएगा। प्रिंट छोड़ने का मतलब ही है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे है, तभी वो प्रिंट छोड़ सकता है। इज इट वेरी क्लियर? ये ठीक है। एक और आपको एग्जांपल देते हैं, एक और आपको एग्जांपल देते हैं। जैसे कभी आपने सोचा है, जैसे हम लोग व्हील ऐसे बनाते हैं गोल टाइप का, ठीक है, तो जैसे बहुत चीज देखो लाइफ में हम लोग क्वाइट ऑब्वियस देखते हैं। जैसे आप देखो कई चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं कर पाते। हम लोग शहर, मान लो बच्चे हमारे शहर में पले बड़े, ठीक है, छोटे हैं अभी, लेकिन बचपन से लाइट देख रहे हैं, बिजली देख रहे हैं, तो कभी भी उन लोग इसको ना अप्रिशिएट नहीं कर पाते। जैसे रोज सुबह उठा लाइट है, सो रहा है लाइट है, मतलब हमेशा लाइट है। तो कोई चीज़ जो आप हमेशा देखते हैं,
देन यू डोंट अप्रिशिएट इट, यू डोंट रिकॉग्नाइज इट। आप उसको रिकॉग्नाइज, उसके एग्जिस्टेंस को अप्रिशिएट नहीं कर पाते, या उसके एग्जिस्टेंस को आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। जैसे न्यूटन्स लॉज है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, या न्यूटन फर्स्ट लॉ है या थर्ड लॉ है, तो ऐसा तो है नहीं कि न्यूटन्स लॉज 14वीं या 15वीं शताब्दी में बना होगा। ये तो जब से दुनिया आया है, जब से यूनिवर्स आया है, तब से न्यूटन्स लॉज एग्जिस्ट कर रहा है। बट ये लॉज इतने ज़्यादा हम लोग के लाइफ में इम्बेडेड है। देखो, कोई चीज़ छिपाना है तो उसका दो तरीका हो सकता है। कोई चीज़ को अगर नज़रों से दूर करना है तो दो तरीका हो सकता है। एक तो लोगों से बहुत दूर कहीं उसको छिपा दो, ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा ये है, उसको इतना ज़्यादा फैला दो, इतना ज़्यादा क्वाइट ऑब्वियस, इतना ज़्यादा लोगों के आँख के सामने रख दो कि वो देखते हुए भी उसके एग्जिस्टेंस को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। जैसे न्यूटन्स लॉज हैं, वो इतना ज़्यादा हम लोग के रियल लाइफ में एम्बेडेड है, दिन रात वो न्यूटन्स लॉज का हम लोग एग्जाम्पल हमारे लाइफ में घटता रहता है। मतलब चल रहे हैं तो न्यूटन्स थर्ड लॉ पे बेस्ड है, तो इतना ज़्यादा वो लाइफ में है कि उसके होने को हम लोग रिकॉग्नाइज बहुत साल बाद कर पाए कि ये एक लॉ है, एक पैटर्न है, एक रूल है, उसको हम लोग बहुत साल बाद उसको हम लोग जान पाए। तो ऐसे ही फिजिक्स के लॉज हैं, वो इतने ज़्यादा आपको ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह दिखते हैं कि उसके एग्जिस्टेंस को रिकॉग्नाइज करने के लिए हम लोग फिलोसफिकल ब्रेन चाहिए होता है। वही यहाँ पहिया का भी देखिए, अब पहिया हम लोग गोल बना दिए, कभी भी इसके एग्जिस्टेंस को हम लोग अप्रिशिएट नहीं कर पाते, क्योंकि रोज हम लोग देखते हैं पहिया गोल टाइप का। बट आप देखो, जब ये पहली बार बना होगा तो कितना बड़ा रिवॉल्यूशन रहा होगा, कितना बड़ा ये रिवॉल्यूशन, कितना बड़ा इन्वेंशन रहा होगा। कहा जाता है व्हील इज द फर्स्ट इन्वेंशन ऑफ मैनकाइंड, सो इट वुड हैव बीन द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन इन फैक्ट। मतलब व्हील का गोल होना, मतलब आज देख रहे हैं बचपन से तो ये क्वाइट ऑब्वियस लग रहा है कि क्या इसमें इन्वेंशन है। लेकिन आप समझो, जब ये नहीं था, जब ये नहीं रहा होगा और उस समय एक आदमी आया और उसको गोल तरीके का व्हील बनाया होगा, तो कितना बड़ा मतलब ये चीज़ रहा होगा, कितना लाइफ को इजी बनाया। मतलब पैलियोलिथिक एज में हम लोग, व्हील्स इज सपोज टू बी नियोलिथिक एज, तो पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक एज में हम लोग क्या थे, वॉन्डरर्स हुआ करते थे। मतलब उसमें खेती वेती नहीं होता था, तो उस समय लोग जंगल में चलते रहते थे, एक जगह बसे, फिर सारा जंगल खा गए, गाय, वो सब, वो गाय नहीं, मतलब जीव जंतु को ही पका के खा गए मान लो, उसके सब फ्लैट कर दिए, उसका क्या कहते, पूरा झुंड जो है आगे बढ़ जाता था, फिर अगला जंगल खा जाता था। मतलब कंदमूल खाता था, कहने का मतलब ये है कि वॉन्डरर्स होते थे। वॉन्डरर्स में उनका घर वर नहीं बनाते थे, एक जगह आते थे, वहाँ कुछ दिन रहते थे, फिर वहाँ का सब रिसोर्स खा गए, उसके आगे बढ़ जाते थे। तो बहुत सामान कैरी करते थे, बहुत सारा सामान जो है कैरी करते थे। तो सामान कैरी करने में समझ लो कितना एफर्ट लगता होगा, माथा पे सामान रख के ले जाना, व्हील तो था नहीं, ठीक है। तो अच्छा, हम ये भी मानते हैं कि एकदम से गोल वाला व्हील एकदम से आ गया होगा, ऐसा नहीं होगा। कभी भी इन्वेंशन का ये प्रक्रिया होता ही नहीं है। इन्वेंशन हमेशा ही फेजेज में होता है। मतलब पहले व्हील किसी और शेप का शायद रहा होगा, मेरे हिसाब से एकदम से एडवांस व्हील हो गया ना, ये तो मतलब क्या हो गया, ये i7 वाला व्हील हो गया ना, i7 i5 का कंप्यूटर होता है उस लेवल का हो गया ना टेक्नोलॉजी व्हील, तो ये अभी ठीक है। तो i7 i5 के पहले क्या था, कोर 2 डुओ और डुअल कोर। उसके पहले हम लोग के समय पेंटियम होता था। पेंटियम हमारा जो, हमको याद है कॉलेज में कंप्यूटर लिए थे तो सेलेरॉन 400 था, वो पेंटियम 2 और पेंटियम 3 के बीच का जनरेशन होता था। उसके पहले 8085, हम लोग तो माइक्रो प्रोसेसर 8085 कॉलेज में पढ़ाता था लोग, ठीक है। तो वो सभी कंप्यूटर रहा होगा। तो वो समझ कितना कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ। तो 8085 आया, फिर 8086 आया, फिर पेंटियम सीरीज आया, फिर डुअल कोर, कोर 2 डुओ आया, फिर आपका i3 i5 i7 i9 ये सब आ रहा है, ठीक है। तो उस लेवल से इस तरह से इन्वेंशन होता है। तो व्हील भी शायद ये आई जनरेशन वाला व्हील है, i7 i5 है ये। तो अगर पेंटियम वाला व्हील का बात करें हम लोग, तो कुछ इस टाइप का व्हील शायद रहा होगा, मतलब मेरे ख्याल से। अब एग्जैक्टली देखो, हम तो स्टोरी दिमाग में हमको लग रहा है कि इस टाइप से होता है, तो हम उसको कोरिलेट कर रहे हैं। शायद पहला व्हील शायद ऐसा होगा, आप शायद बिलीव नहीं करेंगे, बट इट कुड हैव बीन लाइक दिस, ठीक है। उस समय का तो देखो हिस्ट्री अवेलेबल नहीं है, तो जिसका हिस्ट्री अवेलेबल नहीं होता है उसको प्री हिस्ट्री बोलते हैं। तो हम प्री हिस्ट्री का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला व्हील कुछ ऐसा रहा होगा मेरे ख्याल से, बट नॉट, मान लो कोई, ठीक है।
इस तरह का व्हील होगा। ये आपको आज अजीब सा लगेगा। इनफैक्ट आपको अगर हम पेंटियम 2 कंप्यूटर अपने कॉलेज वाला कंप्यूटर उठा के दे देंगे वो भी आपको अजीब सा लगेगा, ठीक है। मतलब उसमें आप देखिए इंटरनेट भी जो है अब एमबीपीएस का बात करता है, 2G 5G 6G पता नहीं 5G का बात करता है लोग। और हम तो वो भी ज़माना हम लोग देखे हैं जब कोई साइट ऑन करते तो घूमता ही रहता था 5 मिनट 6 मिनट, और उसको हम नॉर्मल मानते थे कि ठीक है आ रहा है। मतलब कोई साइट खोले बैठे हुए हैं कि खुलेगा खुलेगा, फिर वो एकदम से जो आता था लगता कि ईश्वर के दर्शन हो गए, ऐसा लगता था, ठीक है। तो वो भी एक समय था, इंटरनेट युग था। अभी तो बहुत जल्दी खुल जाता है। अब देखो ऑनलाइन हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कंप्यूटर इतना बड़ा टीवी ले लिए हैं, इसको कहाँ पहले था, पहले नहीं था। ओके एनीवे, तो मान लो ये व्हील है, पेंटियम जनरेशन वाला व्हील है, ये व्हील है पेंटियम जनरेशन का। अब ये व्हील जो है कैसे मूव करता होगा बताओ। ऐसा मान लो 4 व्हील ले लिए और एक बुल्लो कार्ट बना दिए, 4 व्हील लेके एक ठेला टाइप का बना दिए सामान कैरी करने के लिए। हम मान लो पैलियोलिथिक एज में है, मतलब ईसा से 5-6 हज़ार साल पहले का बात कर रहे हैं, ठीक है, 5-6 हज़ार। तो ऐसा मान लो एक कार्ट बना दिया, कैसे मूव करेगा बताओ, कैसे मूव करेगा। आप इस पर फोर्स लगाएंगे, ठीक है, ये क्या करेगा, इस पॉइंट के अबाउट टॉपल कर जाएगा, इसको टॉपलिंग बोलते हैं। आप इस पर फोर्स लगाओगे सेंटर मास से ऊपर, तो क्या होगा, इस पॉइंट के अबाउट, मान लो ये ए है तो ए पॉइंट के अबाउट ये टॉपल कर जाएगा। टॉपलिंग क्या होता है, देखो टॉपलिंग स्लिपिंग में फर्क है। जैसे स्लिपिंग हो गया कि भाई मतलब पूरा का पूरा बॉडी सेंटर ऑफ मास के अलॉन्ग फोर्स लगाया और पूरा ऐसा स्लिप कर रहा है, आगे जा रहा है। और टॉपलिंग का एक पॉइंट के और घूम जाता है बॉडी, एक पॉइंट के बाद बॉडी घूम जाता है। तो स्लिप करवाने से इजियर होता है टॉपल करना। जैसे आप देखो कोई छोटा बच्चा है, उसको बोल दो कि अरे वो सूटकेस लेके आओ, क्या करेगा वो। कोई बड़ा होगा तो सूटकेस उठा के लाएगा, थोड़ा उससे छोटा होगा, इसको कम थोड़ा ताकत हो, क्या करेगा, स्लिप करवाएगा, ठेलते ठेलते लेके आएगा। और जो उससे ही थोड़ा छोटा होगा, इसको बहुत कम ताकत है, वो क्या करेगा, सूटकेस को टॉपल करवा देगा, फोर्स लगाएगा, गिरा देगा, ठीक है। फिर दूसरे सिरे को ऐसे गिरा देगा, मतलब पूरा चरखू टाइप का होगा। तो क्या करेगा, इसके अबाउट जब आप फोर्स लगाएंगे तो ये इसका रोटेट कर जाता है, पूरा का पूरा रोटेट कर जाएगा ऐसे, ठीक है। इसको बोलते हैं टॉपलिंग। मतलब एक बॉडी जो है एक अपने कॉर्नर के अबाउट पूरा का पूरा ऐसे लिफ्ट करके ऐसे रोटेट कर गया। फिर आपका अभी जैसे डी ए है तो सरफेस के कॉर्नर ए बी आ जाएगा, सरफेस के कांटेक्ट में ए बी आ जाएगा, ठीक है। फिर आप फोर्स लगाएंगे, फिर डी के बाद टॉपल कर जाएगा, फिर सी के बाद टॉपल कर जाएगा, फिर डी के बाद टॉपल कर जाएगा, ठीक है। हालांकि ये देखो अगर इस टाइप का व्हील रहेगा बहुत डिफिकल्ट होता होगा, मतलब टॉपलिंग हालांकि स्लिपिंग से इजी है, लेकिन फिर भी ये आज के तुलना में काफी डिफिकल्ट काइंड ऑफ व्हील रहा होगा। मतलब आज तो गोल है, बिल्कुल इजी है मूव करना, तो लेकिन ये भी अगर मान लो फर्स्ट जनरेशन व्हील का बात करें, अगर सपोज को फर्स्ट जनरेशन का व्हील ऐसा होगा तो ये भी इसको टॉपल करके मूव करके मतलब आज के तुलना में काफ़ी डिफिकल्ट रहा होगा। वैसे ही है जैसे आज हम लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं और 98 में जब हम लोग कॉलेज में घुसे थे तब इंटरनेट यूज़ करते थे, तो वही फ़र्क है, ठीक है। उसमें 5-5 मिनट में एक वेबसाइट खुलता था, कई बार खुलता भी नहीं था, ठीक है, इंतजार ही करता रहता था आदमी, ठीक है। ओके, तो ये पहला जनरेशन का व्हील हो गया। अब कोई दिमाग वाला आदमी आया होगा या बाई एक्सीडेंट हो सकता है, टॉपल करते करते इसका कोना घिस गया होगा, सपोज करो कॉर्नर घिस गया। अब कॉर्नर घिस जाएगा तो कैसा बन जाएगा बताओ, है कॉर्नर घिस जाएगा तो कुछ इस टाइप का व्हील बन जाएगा। अगर कॉर्नर घिस जाएगा तो कुछ इस टाइप का व्हील बन जाएगा। है ना, इस टाइप का व्हील बन जाएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक। अब इस पे फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, अब इसके और टॉपल करेगा, ठीक है, फिर इसके और टॉपल करेगा। अब आप देखोगे कि ये थोड़ा सा बेहतर व्हील रहेगा, ये थोड़ा सा बेहतर व्हील रहेगा। इसमें क्या था, साइज हम नहीं बढ़ाए हैं, हमने क्या किया, कॉर्नर को घिस के हमने इसके वर्टिसेस बढ़ा दिया।
वर्टिसेस बढ़ा दिए तो अब ये था फ्रीक्वेंटली टॉपल करेगा, एक रोटेशन में कई बार टॉपलिंग हुई। यहाँ पे क्या है कि एक रोटेशन में, एक रिवॉल्यूशन में आपका क्या था, रोटेशन रिवॉल्यूशन, रोटेशन बोलो, ठीक है, अपने सेंटर ऑफ मास को रोटेट ही कर रहा है। तो एक रोटेशन में क्या था कि 4 बार टॉपल करता था, अब ये कितने बार टॉपल कर रहा है, 8 बार टॉपल कर रहा है। तो इसके तुलना में ये जो है, अगर ये हम जनरेशन 1 व्हील है तो एक तरह से ये जनरेशन 2 व्हील हो जाएगा, ठीक है। अब आदमी क्या है, आदमी देखो एक डेवलप्ड ब्रेन लेके आया है इस दुनिया में, तो आदमी बहुत जल्दी चीज़ों को समझ जाता है, उसको यूज कर लेता है, इनकॉर्पोरेट कर लेता है। तो ऐसे ज्ञान हम लोग को मिल रहा है कि शायद वर्टिसेस बढ़ाने से एक बेहतर व्हील का निर्माण हो सकता है। मतलब यहाँ से दिख रहा है हम लोग कि वर्टिसेस बढ़ा दें, हम लोग शेप वही रखें, साइज वही रखें, और हम लोग शेप साइज वही रखें, साइज वही रख के अगर वर्टिसेस बढ़ा दें तो हम लोग को एक बेहतर व्हील मिल सकता है। तो आदमी उसका यूज करेगा, ठीक है, आदमी इसका यूज करेगा। अब जो व्हील बनाएगा कैसा बनाएगा, बहुत सारा वर्टेक्स वाला व्हील बना देगा। मतलब ये तो छोटा बना दिया हम, बड़ा ही तो उसी साइज का, साइज वही रखेगा, साइज चेंज कर देंगे तो फिर सारा स्टोरी खत्म हो जाएगा ना। वर्टेक्स बढ़ा दिए, साइज बढ़ा दिए तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब कुछ इस टाइप का। ठीक है, इस टाइप का बहुत सारा वर्टेक्स ले लिए। अब क्या है, अलग अलग पॉइंट के बाद टॉपल करेगा, सब जगह टॉपल करेगा, वर्टेक्स बढ़ा दिए, ठीक है। और इस तरह से मान लो अगर वर्टेक्स बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए, बहुत सारा वर्टेक्स करते हैं, साइज वही रख रहे हैं और वर्टिसेस बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, इनफाइनाइटली मेनी वर्टिसेस करते हैं, कैसा शेप हो जाएगा इसका, इसका शेप कैसा हो जाएगा, इफ आई कीप ऑन इंक्रीजिंग द वर्टिसेस ऑफ द व्हील, ठीक है, इफ आई कीप ऑन इंक्रीजिंग द वर्टिसेस ऑफ द व्हील कीपिंग द साइज सेम, ठीक है, तो ये शेप क्या बन जाएगा आपका, ये शेप आपका सर्किल बन जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं सर्किल एक पॉलीगॉन है ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ वर्टिसेस, पॉलीगॉन विद इनफाइनाइट नंबर ऑफ वर्टिसेस, एक पॉलीगॉन है जिसका वर्टिसेस इनफाइनाइट है, इस पॉलीगॉन विद इनफाइनाइट नंबर ऑफ वर्टिसेस, समझ रहे हैं आप, ये एक पॉलीगॉन है जिसके वर्टिसेस की संख्या इनफाइनाइट है। और जब व्हील रोल करेगा, जब व्हील रोल करेगा तो आई कैन सी व्हील एज, देखिए पहले डायग्राम बना लेते हैं फिर बात करेंगे। तो नीचे अब ठीक है। तो देखिए जो एडवांस व्हील, आज का व्हील जो है वो क्या होगा, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग जनरलाइज कर रहे हैं। हम लोग क्या करें, वर्टिसेस की संख्या बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब बढ़ाते बढ़ाते क्या हो गया, सर्कुलर व्हील आ गया, ठीक है, सर्कुलर व्हील आ गया। अब सर्कुलर व्हील में भी वही काम हो रहा है। बेसिकली रोलिंग इज नथिंग बट रोलिंग कैन बी सीन एज, रोलिंग कैन बी सीन एज टॉपलिंग अबाउट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। रोलिंग को हम लोग ये टॉपलिंग की तरह देख सकते हैं, यहाँ टॉपलिंग हो रहा था ना, टॉपलिंग ऑफ द वर्टिसेस, और यहाँ भी कई सारे वर्टिसेस है। सो आई कैन सी रोलिंग, आई कैन विजुअलाइज रोलिंग एज टॉपलिंग अबाउट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। फिर अगला पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, फिर उसके बाद टॉपल कर गया, फिर उसको टॉपल कर गया। तो टॉपलिंग के समय तो वो जो पॉइंट जिसके बाद वो रोटेट कर रहा है वो तो रेस्ट पे है ना। तो आई कैन सी रोलिंग एज, rolling can be seen as continuous toppling, toppling about the point of contact। रोलिंग को हम लोग एक कंटिन्यूअस टॉपलिंग की तरह देख सकते हैं, और जब टॉपलिंग की तरह इसको देखना चालू कीजिएगा फिर आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि कैसे वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे है, कैसे वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे है, वो आपको समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? सो आई कैन सी रोलिंग एज कंटिन्यूअस टॉपलिंग, टॉपलिंग अबाउट द पॉइंट ऑफ, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का प्योर रोटेशन हो रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट
के अबाउट प्योर रोटेशन हो रहा है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के बाद ये टॉपल कर जा रहा है, फिर अगला पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में फिर उसके टॉपल कर गया, फिर अगला पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट उसके और टॉपल कर गया। तो ये बार बार कंटिन्यूअसली टॉपल कर रहा है, हर इंस्टेंट पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बदल रहा है और वो उसके बाद टॉपल कर रहा है, हर इंस्टेंट में पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बदला और उसके बाद वो टॉपल कर गया। सो आई कैन सी रोलिंग एज कंटिन्यूअस टॉपलिंग अबाउट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और एक बार इस तरीके से आप विजुअलाइज कर लेंगे, फिर आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि कैसे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रोलिंग में रेस्ट पे रहता है, कैसे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे रहता है, वो आपको क्लियर हो जाएगा व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, इज इट वेरी क्लियर हाउ रोलिंग कैन बी सीन एज कंटिन्यूअस टॉपलिंग अबाउट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट? ठीक, सो आई शुड स्टॉप ओवर हियर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे, रोलिंग के सवाल करेंगे कुछ, और उसमें हम लोग थोड़ा सा रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, सो वी स्टॉप ओवर हियर, थैंक यू वेरी मच, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियोज प्लीज डू शेयर। ठीक है, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल ट्रेजेक्ट्री एजुकेशन, एंड यू कैन डाउनलोड दिस ऐप ऑल्सो, टी विद द लर्निंग ऐप। ठीक है, इसको ऐप पे सारा वीडियोज और we have the courses for IIT JEE, IIT JAM, NEET, और काफ़ी बहुत रीजनेबल प्राइस, इनफैक्ट सरप्राइजिंग प्राइसेस में है वो सब। ठीक है, बिकॉज द एम इज़ नॉट टू अर्न बिग मनी, द एम इज़ टू पे बैक टू सोसाइटी, एंड वो कंट्रीब्यूशन एक तरह से है, नॉट फीस ऐसे, क्योंकि कोर्सेज का देखो एजुकेशन प्राइसलेस होता है, कोई आदमी इसका प्राइस तय नहीं कर सकता है। ठीक है, एनीवे, तो वो आप डाउनलोड दिस टी विद द लर्निंग ऐप, एंड यू कैन सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच।